गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हैं आप सब? कैसा लग रहा है? कुछ बच्चों ने मुझे फीडबैक दिया है। उनका कहना है कि सर मुझे 4th चैप्टर से दिक्कत आने लगी है। तो मैं आपको फिर एक बार याद दिलाना चाहता हूं। चैप्टर 3 चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पार्टनर्स शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इसको आपको बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। ये मैं आपको दूसरी तीसरी बार कह रहा हूं। फिर कह रहा हूं कि ये चैप्टर आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी चैप्टर में गुडविल की इंट्रोडक्शन हुई थी, इसी में रेशियोज की इंट्रोडक्शन हुई थी, इसी में आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट की इंट्रोडक्शन हुई थी, इसी में एक्युमुलेटेड प्रॉफिट्स, इसी में वर्कमैन कंपनसेशन फंड, इसी में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, इन सब की इंट्रोडक्शन इसी चैप्टर में हुई थी। तो यदि आप तीसरा चैप्टर छोड़ के चौथे में चलेंगे, पांचवें में चलेंगे, तो आपको दिक्कत 100% आनी है। तो मैं आपके साथ एक बेट रखता हूं, शर्त रखता हूं, अगर आप मेरे सभी लेक्चर्स को ध्यान से देखेंगे, क्योंकि मैंने आपसे एक वादा किया था, दौड़ना नहीं, आपसे वादा नहीं बल्कि आपसे प्रॉमिस मांगा था कि दौड़ना नहीं, छोड़ना नहीं। और सच बताऊं तो ये मेरे साथ भी हो रहा, मैं दौड़ भी नहीं रहा, छोड़ भी नहीं रहा। मैं बीच में कोई टॉपिक नहीं छोड़ रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं कि लगभग कवर हो जाए। कोई गलती से छूट जाए मैं नहीं जानता, अदरवाइज मेरी कोशिश है कि यदि कोई बच्चा मेरे सारे लेक्चर्स को प्रॉपर पढ़े तो उसे सब कुछ मटेरियल मिल रहा है। समझ गए? और हाँ, मेरे लेक्चर्स जब मैं बोल रहा हूं तो उसे बड़े गौर से सुनना पड़ेगा। इसका कारण है बच्चे, क्लास के अंदर तो हम कई बार सुना देते हैं, लेकिन यहां पर तो मजबूरी है कि एक बार बोल दिया तो दोबारा शायद ना ही बोला जाए या बहुत कम बोला जाए। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है, अगर सही से पढ़ना चाहते हो, हाँ ये कर सकते हैं आप, एक दिन में 2 से 3 लेक्चर कवर करें, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को, एक सुबह एक दोपहर एक शाम को। मैं तो रोज एक लेक्चर दे रहा हूं, आप 3-3 लेक्चर कवर करते चलो, पर करते पीछे से चलो। और साथ के साथ कवर का मतलब है आपको क्वेश्चंस भी करने हैं, बिना क्वेश्चन करे कभी कामयाब नहीं होंगे। ठीक है? तो ये बात है बेटे। चले, तो उन बच्चों से मैं कहता हूं जो भी कह रहे हैं कि सर हमें समझ में नहीं आ रहा, बेटे आपको तीसरे चैप्टर को मजबूत करना होगा, क्योंकि जितनी मेहनत मैंने वहां कर दी है गुडविल के बारे में या किसी और चीज के बारे में, फिर आगे नहीं करता बेटे। और क्यों किया जाए बार बार? क्योंकि फिर बार बार जो बच्चे प्रॉपर पढ़ रहे हो वो तो कहेंगे सर ये तो बहुत ज्यादा बोरियत हो गया। मैं पहले ही बोरियत पढ़ाता हूं क्योंकि बहुत स्लो पढ़ाता हूं, तो कई बच्चे तो इससे ही बोर हो जाते हैं। ठीक है, चलिए आज हम जो टॉपिक कर रहे हैं, हमारा चैप्टर चल रहा है रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर, 5वां चैप्टर है। उसमें हम पार्टनरशिप +2 में, उसमें मान लेते हैं कि पहले जो कैपिटल थी शुरू में उनकी बाय बैलेंस बीडी थी, फिर कुछ बड़ा घटा, जो भी बड़ा घटा जो कुछ हो गया सब कुछ कर करा के यहाँ आ गए। XYZ पार्टनर है जिसमें से Z रिटायर हो गया और X और Y ने फैसला किया कि आगे से हम 5-3 की रेशियो में प्रॉफिट रखेंगे। मतलब हमारा प्रॉफिट रेशियो 5-3, प्रॉफिट रेशियो है 5-3, कैपिटल रेशियो नहीं है, प्रॉफिट रेशियो है। लेकिन क्वेश्चन में जब Z को रिटायर कर रहे थे तो क्या सवाल बना है, मैंने लिखा नहीं है, आपको बता रहा हूं, सुन सकते हो। Z को भुगतान कर दिया जाए, पे टू Z इन सच ए वे, इस तरह से भुगतान करे दैट कैपिटल ऑफ X एंड Y in reconstituted firm should be in the ratio of their profit and loss ratio। क्या कह गया? Z को घर से ला के भुगतान करो, मतलब X और Y को कहा जाओ 60,000 लेके आओ, 60,000 है, 60 लेके आओ। कैसे लाएं 60?
3 2 में लाएं, 5 3 में लाएं, या इनके बीच में जो गेनिंग रेशियो बनती है उसमें लाएं, किस रेशियो में लाएं? कहता मुझे नहीं पता किस रेशियो में लाओ। आप 60,000 लेके आओ, चाहे 10 और 50 लाओ, चाहे 20 40 लाओ, चाहे 30 30 लाओ, चाहे कुछ भी लाओ, चाहे 25 और कितना 35 हो जाएगा, 25 और 35 60। मुझे नहीं पता कैसे लाओगे, और अभी तो बहुत सारे तरीके हैं, पर इस तरीके से लाओ कि उन दोनों की एक्स और वाई की पूंजी भविष्य में प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में हो जानी चाहिए। बहुत अच्छा पॉइंट, समझ में आ गया बेटे? चलिए देखिए बेटा, कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड firm will be is X कैपिटल। एक तो X की कैपिटल 1 लाख, ये नई फर्म की कैपिटल होगी। Y की जो कैपिटल है 80,000 रुपए, ये भी तो नई फर्म की कैपिटल होगी, बिल्कुल होगी। जो 60,000 है वो तो नई फर्म की कैपिटल नहीं होगी ना, वो नहीं होगी। जो Z की कैपिटल है वो नई फर्म की कैपिटल नहीं है, लेकिन उसको 60 देने के लिए 60,000 घर से लाएंगे। गौर करने की बात है, मैं ये नहीं कह रहा कि ये कैपिटल नई फर्म की कैपिटल होगी, बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, रॉन्ग। लेकिन उसको 60 देने के लिए घर से 60 लाना है, इसलिए ये फर्म की कैपिटल होगी टोटल। क्या मैंने यही 60 लिखा है? नहीं, पर 60 देना है। अगर बाय द वे यूं कहता कि जी 20,000 तो हमारी ओल्ड बैलेंस शीट है ना, जो ओल्ड बैलेंस शीट, उसमें हमारे पास कैश 20,000 है और बस आवश्यक राशि लिया हो घर से, तो आप देखिए फर्क पड़ गया ना। उसको कितना देना है मुझे? 60। 20 हमारे पास पहले से है, तो फिर घर से कितने लाने पड़ेंगे? आवश्यक राशि लानी है तो आपको सिर्फ 40 लाना है। तो इन दोनों की कैपिटल कितनी बढ़ेगी? 40। पेपर में ऐसे भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है। अब तो क्लियर हुआ? मैंने क्या ये 60,000 जो है इसको जोड़ा है? नहीं बाबा, 60 देना है इसलिए 60 लाना है, इसलिए मेरी 60 कैपिटल। लेकिन ये किसकी बढ़ेगी 60 कैपिटल? कौन कितना लाएगा? ये भी एक दिक्कत है। छोड़ो इस टेंशन, अभी करता हूं, अभी करता। अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ Z 60। हमें Z को 60,000 रुपए देना है इसके लिए, ठीक है। इस क्वेश्चन में तो 20 नहीं है ना, तो 60। और बाय द वे 20 होता है और कहता है कि नेसेसरी लाओ, तो फिर कितना होता है? 40। ओके, तो बेटा इन तीनों का टोटल हो गया 2,40,000। दिस कैपिटल should be in 5:3 रेशियो। क्वेश्चन कह रहा है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कैपिटल शुड बी इन 5:3 रेशियो। समझ में आ गया? तो बेटा मुझे 2,40,000 को 5/3 में रखना है। 5/3 में कैसे रखेंगे? 2,40,000 5/8, 8 से कटेगा 8 × 24, 30,000 कट जाएगा, 30 × 5 1.5 लाख। तो इसकी कैपिटल तो होनी चाहिए 1.5 लाख। तो आप क्या करेंगे यहां पर? टू बैलेंस CD 1.5 लाख रुपए। और दूसरे की कितनी होगी? कटेगा तो वही 30 बार, लेकिन गुना कितने से होगा? 5 की बजाय 3 से, क्योंकि वो तो 3 बटा है ना 8।
तो 30 या 90,000 होगी इसकी बेटा। अब ये और देखो, पहले मैं जेड को पे कर दूं टू कैश 60,000, फिर पैसे मंगाऊं, या पहले पैसे मंगाऊं फिर पे करूं, या कुछ भी करूं, सब एक ही बात है। वैसे आपको बताऊं, आप क्वेश्चन करोगे तो किसी को पता नहीं चलेगा कि पहले पैसे आए फिर पेमेंट हुई, पहले पेमेंट हुई फिर पैसे आए। लेकिन रियलिटी में अगर करे, आप किसी बिजनेस के काम बनाओ, जैसे मेरी जेब में अभी पैसे नहीं है और मैं किसी को पेमेंट करूं, तो पहले मेरी जेब में पैसे आने चाहिए, तब पेमेंट करूंगा, पहले आना चाहिए। तो इसीलिए पहले आप क्या करें, इसकी कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख। आप यहां पर कर दिए 1.5 लाख, 1.5 लाख होनी चाहिए, जबकि कैपिटल कितनी है इसकी, 1 लाख। तो क्या करें, 50,000 रुपए इससे मंगवा लीजिए घर से। तो यहां पर क्या लिखेगा, बाय कैश या बैंक, और बैलेंसिंग फिगर। याद आया बैलेंसिंग फिगर? सिर्फ सीडी को छोड़ के अगर कोई और बनता है तो, क्योंकि मैंने पहले सीडी लिख दिया, बाद में लिखना पड़ा, तो ये बैलेंसिंग फिगर है। दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 1.5 लाख हो गई थी। दूसरे बंदे की कैपिटल कितनी होनी चाहिए, 90,000। तो 90,000, 90 में से 80 गया तो 10,000 इसे लाना चाहिए। देखना जरा, ये कितना लाएगा, 50,000, ये कितना लाएगा, 10,000। देखा, अगर इसकी कैपिटल 1 लाख है, पहले से कितनी कैपिटल है इसकी, 1 लाख है ना, और दूसरे की कैपिटल कितनी थी, 80,000, है कि नहीं? यहां तक थी। ये कितनी लाए, प्लस 50,000 और लाए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 1.5 लाख। और ये कितनी लाए, सिर्फ 10,000 लाए, तो इसकी कैपिटल कितनी हो जाएगी, 90,000। और दोनों में फर्क कितना रह जाएगा, 1.5 लाख और 90,000। अगर काटू तो सबकी जीरो कट जाएगी, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15, 5-3 की रेशियो में। लो जी, आपका आंसर आ गया। यस, आया समझ में? देखिए कैसे, फिर से समझाऊं इस पॉइंट को। जितना उसकी कैपिटल है, एक्स की कैपिटल है वो लिख लो, जितनी वाई की कैपिटल है वो लिख लो, जितना जो रिटायर हो रहा है उसको देने के लिए चाहिए वो जोड़ लो, टोटल कर दो, उसको कैपिटल बना दो, फिर बाकी अपने आप आ जाएगा। और अब बाद में पे करना है, पहले पैसे मंगाओ और फिर पे करो, ठीक है? ओके, ठीक। अब अगला, इसी को क्वेश्चन को मैं थोड़ा और बदल रहा हूं। मैंने एक आपको बताया था, इसको मिटा दो बेटा नीचे वाले को। मैंने आपसे कहा था कि एक बैलेंस शीट की बात की थी ना, ओल्ड बैलेंस शीट में मेरे पास कैश 10,000 रुपये, ठीक। क्वेश्चन कहता आवश्यक राशि मंगाओ, कितनी आवश्यक राशि लाते हैं ताकि उसका भुगतान हो जाए और उनकी कैपिटल रेशियो में हो जाए। तो बेटा क्या होगा, देखिए, क्योंकि 60,000 है, सॉरी उसको देना 60 है और हमारे पास 10 पहले से पड़ा है, तो क्या हमें घर से 10 लाना पड़ेगा? नहीं। तो कितना लाना पड़ेगा, 60 माइनस 10 इज इक्वल टू 50। तो 50 लाना पड़ेगा। ऐसे करके जो भी आएगा उसको आप नई रेशियो में बांट दो, ठीक। अब और बदलू, मेरे पास कैश है ही नहीं, क्या हुआ फैसला कि घर से लाके पेमेंट किया जाए। फिर ए और बी ने, एक्स और वाई ने कहा यार घर से ही लाने लगे तो थोड़ा बहुत तिजोरी के लिए भी ले आओ, अपने हाथ के लिए भी तो चाहिए। सिर्फ जेड को दे के काम कहाँ चलेगा, रोज के खर्चों के लिए भी चाहिए। तो जब लाने लगे थोड़ा फालतू ले आओ। कितना लाएं, ऐसा करो 20-1,000 और ले आओ। ये ओल्ड में तो नहीं होगा, न्यू के लिए, रिवाइज के लिए। कहता है पहले से तो अपने पास कैश है ही नहीं, नई के लिए ऐसा करो कि 20-1,000 और ले आओ। और तो देखिए बेटा,
एक्स की कैपिटल प्लस वाई की कैपिटल, ये तो ठीक है, प्लस 4 पे अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेमेंट ऑफ जेड, जेड को देने के लिए कितना चाहिए, 60,000, ठीक है ना बेटा, प्लस फॉर कैश, फॉर कैश अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैश, कि कैश के लिए, कैश बैलेंस के लिए, फॉर कैश बैलेंस, अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर कैश बैलेंस, कैश बैलेंस के लिए कितना चाहिए, 20,000, ये लो। मैं कह रहा हूं अगर साथ में कहे ना कि यहाँ पे कोई आपका आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 10,000 का, भाई इसे भी चुकता कर दो, इसके लिए भी लिया हो, तो लो बेटा 10,000 और बढ़ जाएगा। वो क्यों बढ़ जाएगा, इस 10 से नहीं बढ़ रहा, इस 10 को देने के लिए 10 लाने, इसलिए तो जितना भी कहे ये भी लाना है, इसके लिए भी चाहिए ओके, इसके लिए भी चाहिए ओके, जिस जिसके लिए वो सारा कर दो, बस उसका जोड़ करके उसका टोटल जो भी आ जाएगा उस टोटल को आप 5 और 3 में बांट दीजिए, 5 3 में बांट दीजिए, खत्म। और लास्ट में आप चेक करना, जैसे पहले कैश नहीं था तो 60 पेमेंट करके भी उसके पास कैश बचेगा नहीं बैलेंस शीट में। अगर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस था, कोई बैंक लोन था, अगर कहता है पे करना था तो वो पे भी होगा। तो इस तरीके से करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब एक और छोटा सा एग्जांपल है, लगभग उसी तरह का है, छोटी सी बात समझानी है, कोई ज्यादा नहीं है, कि जैसे एबीसी पार्टनर्स हो, ठीक है, इसमें से सी जा रहा है, सी रिटायर हो रहा है। अब जो शुरू में कैपिटल थी मुझे नहीं पता क्या, फिर उसके बाद गुडविल दे दी, जो रिवैल्यूएशन करना था, यानी रिवैल्यूएशन एक्युमुलेटेड प्रॉफिट कर करा के इनका सीडी आ गया, सीडी आके यहाँ पे बीडी आ गया। कौन सा बीडी है ये, लास्ट में सब कुछ करने के बाद, ठीक है, सिर्फ सी को पेमेंट नहीं किया। अब क्वेश्चन कहता है रिमेनिंग पार्टनर्स, रिमेनिंग मतलब ए और बी, विल ब्रिंग सफिशिएंट कैश, यहाँ पे लिखा सफिशिएंट कैश, पर्याप्त मात्रा में कैश लाएंगे, इन सच अ वे, इस तरह से लाएंगे, दैट सीज कैपिटल, की सी की कैपिटल 60,000 रुपए, एंड बैंक ओवरड्राफ्ट, और बैंक ओवरड्राफ्ट हमारा 20,000, पुरानी एक बैलेंस शीट है एबीसी की जिसमें बैंक ओवरड्राफ्ट 20,000 खड़ा है, बैंक ओवरड्राफ्ट इज टू पे ऑफ, भुगतान हो जाए, ये दोनों चीजें भुगतान हो जाए, एंड टू लीव ए बैलेंस ऑफ ₹6,000 इन कैश इन बिजनेस, और बिजनेस में 6,000 रुपए कैश बच भी जाए। खाली नहीं करना बिल्कुल बिजनेस को, क्योंकि छोटे मोटे खर्चों के लिए भी तो चाहिए ना पैसे, ठीक है बेटे, तो इसके लिए खाली नहीं करना है। आगे लिखा है एंड कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म, क्योंकि जो दोबारा पुनर्गठित होगी फर्म किसके बीच में होगी, ए और बी के, शुड बी इन देयर न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दैट इज 5:3, और उनकी कैपिटल 5:3। क्या क्या काम कह दिया, इसको भुगतान कर दो, सी को, ओके, ओवरड्राफ्ट को भुगतान कर दो, ओके, कैश हमारे पास 10,000 ज्यादा है, 6 रख लो, ठीक है, इससे टेंशन मत लेना, 10 को 6 करना है, 10 को 16 करना है, जो कहे कुछ बिल्कुल टेंशन नहीं आएगी, ठीक है। और बाद में जो नई फर्म बनेगी उसकी कैपिटल भी उनकी 5:3 रेशियो में हो जाए। देखो कितने समाधान एक साथ करें, जैसे कोई पेशेंट मान लीजिए डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर साहब मेरे ये भी है, वो भी दिक्कत है, पेट में दर्द है, सिर दर्द है, फलाना है, बुखार है, देखिए थोड़ा चमड़ी में भी दिक्कत आ रही है, तो डॉक्टर एक ऐसा प्रिस्क्रिप्शन बना के लिखता है कि ले, तो उसी में लगभग वो सारे समाधान है ना, तो हम भी वही काम करने जा रहे हैं। देखिए अब मेन चीज है, मैंने पहले लिख के रख दिया, थोड़ा टाइम बच जाएगा क्योंकि इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है ना। द टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड, टोटल कैपिटल ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म विल बी एज अंडर, इस तरीके से मुझे बनानी है पूरी नई फर्म की कैपिटल, तो कितनी होगी, एक तो जो इसकी कैपिटल है 1,00,000 तो है ही, ये प्लस 80,000, ये देखिए कैपिटल ऑफ ए आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट्स 1,00,000 रुपया, कैपिटल ऑफ बी आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट 80,000 रुपए, और कैपिटल ऑफ सी नहीं, पहले भी बताया था ना,
अमाउंट रिक्वायर्ड, राशि चाहिए फॉर पेइंग टू सी, सी को देने के लिए कितना चाहिए, 60,000। फिर वही बात, क्या ये 60 कैपिटल ले रहा हूं, नहीं, क्योंकि मुझे 60 देना है इसलिए मुझे अमाउंट 60 चाहिए। और अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर पेइंग बैंक ओवरड्राफ्ट, जो जो पेमेंट करने को कहे, कहता है जी बैंक ओवरड्राफ्ट भी दे दो, ओके जी कितना चाहिए इसके लिए 20, देखिए 1,00,000 आ गया, 80,000 आ गया, 60 आ गया, 20, ठीक है। 60 मुझे उसको पे करने के लिए चाहिए, 20 मुझे बैंक के ओवरड्राफ्ट पे करने के लिए चाहिए। अच्छा जी, और कहता है कितना बैंक में रखना है, 6,000। तो दो तरीके थे बेटा, इसी को बताने के लिए मैं कह रहा। एक तो होता है जी मेरे पास कितना है 10, मुझे कितना रखना है 6, तो 6 रख लो, बाकी 4 इनको भुगतान कर दो, टेंशन मत। बड़ा आसान तरीका बता, पता है क्या, ये कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी। कितना चाहिए 6,000, लिख दो। मुझे भविष्य में कैश कितना रखना है 6, मैंने नहीं देखा है कितना, बिना देखे। अच्छा, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, इसके लिए चाहिए, सारा लिख लिखा के टोटल बन गया 2,66,000। गौर करो, मैंने कहा कि कितना भविष्य में चाहिए 6,000, टोटल चाहिए मुझे 2,66,000। ठीक, 2,66,000 मुझे लाना है आवश्यक राशि। अब बेटे 2,66,000 की मुझे जरूरत है, 2,66,000 में से 10,000 तो पहले ही नहीं पड़ा, तो हम इस पूरे 10 को खाली कर देंगे, लेस ऑलरेडी कैश इन हैंड 10,000। तो यहाँ पर 10,000 रुपए को घटा दिया जाएगा, तो 2,66,000 में से 10 घट गए 2,56,000। बस यही सिखाना चाहता था, क्या कि वो कहे 6 चाहिए तो मुझे टेंशन ना हो, अच्छा ये तो 10 है, 6 चाहिए तो इसका मतलब है 6 रख लो, तो 4 में उसको पेमेंट कर दो। वो कहे 12 रख लो, अच्छा तो 2 और चाहिए, ये टेंशन ही खत्म। बस क्या, जो जो चाहिए वो सारा रख लो, इकट्ठा कर लो, उसमें से जो मेरे पास पहले से अवेलेबल है पूरा हटा दो। भाई जब एक बात देखो ना बेटा, मैंने इधर 6 जोड़ दिया, इधर 10 घटा दिया, तो 4 ही तो घटा, गौर करके देख लो। तो इसलिए, पर ये आसान है, फिर ज्यादा दिमाग पे जोर नहीं लगाना पड़ेगा। तो 2,56,000 चाहिए टोटल कैपिटल ऑफ फर्म, तो 2,56,000 को मैंने बांटा, तो 5/8 निकाला, तो 1,60,000 पहले का आ गया, यानी ए कैपिटल 1,60,000 और बी की कैपिटल 96। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे टू बैलेंस सी डी 1,60,000 और 96,000। ठीक है बेटे, समझ में आ गया? थोड़ा सा स्पीड तो करनी पड़ेगी क्योंकि पिछला क्वेश्चन मैं कर चुका। अच्छा, अब देखिए इसकी 1,60 होनी चाहिए, जबकि कैपिटल कितनी है 1,00,000, तो ये क्या करेगा 60,000 घर से और लाएगा। दूसरे की कैपिटल 96 होनी चाहिए, जबकि है कितनी 80, ये अपने घर से 16 ले आएगा, 60 ये लाएगा, 16 ये लाएगा, और अब उसको पे कर दो, इसको पे कर दीजिए टू कैश, और बैंक की भी पेमेंट कर दो। तो बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट करेंगे तो जो हमारे पास कैश आया होगा पेमेंट करेंगे, बैंक ओवरड्राफ्ट का कौन सा बैलेंस होता है क्रेडिट, इसको क्या कर दो डेबिट। आप अगर बैंक को डेबिट भी कर दोगे ना तो ये पैसे कट जाएंगे, कारण वैसे तो बैंक डेबिट माने प्लस, वैसे तो प्लस, लेकिन प्लस तो तब होगा ना जब मेरा माइनस नहीं होगा। लेकिन जब मेरा बैंक ओवरड्राफ्ट लिखने की जरूरत नहीं थी। यस, अगर बैंक इस तरह बैलेंस है तब तो मुझे लग रहा है ये मेरा फेवर का बैलेंस है, लेकिन अगर बैंक का क्रेडिट बैलेंस है तो चाहे बैंक क्रेडिट में लिख दे तो भी ये ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट बोलना नहीं पड़ता, अगर उसने सिर्फ बैंक अकाउंट लिख दिया इट इज ओवरड्राफ्ट, इट इज अंडरस्टूड, अपने आप समझ में आना चाहिए कि ये तो बैंक ओवरड्राफ्ट ही है। तो बेटा पेमेंट करेंगे तो ये क्रेडिट बैलेंस हुआ ना, इसको डेबिट कर दो, डेबिट करने से आप खत्म हो गया। देखिए क्या चीज है, क्या कभी बैंक को डेबिट करने से माइनस भी होता है ना, अगर पहले से उल्टा बैलेंस चल रहा हो, क्रेडिट बैलेंस चल रहा हो, तो डेबिट करोगे तो खत्म हो जाए। टू कैश अकाउंट, और कैश अकाउंट कितना दोगे बेटा 20,000 रुपए। अब इस क्वेश्चन में मैंने आपको एक कैश अकाउंट बनाना भी सिखाया, कैसे, कैश का बैलेंस कौन सा है डेबिट, तो डेबिट वाले बैलेंस है, तो जब कैश अकाउंट में लिखोगे तो टू बैलेंस बीडी 10,000 रुपए लिख दोगे। ठीक है, अब उसके बाद देखिए ये लिखो, ए के खाते में बाई कैश, बी के खाते में बाई कैश, जब ए में बाई कैश, बी में बाई कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, ए और बी के कैपिटल में क्रेडिट में लिखा है तो कैश में डेबिट में लिखेंगे, टू एज कैपिटल और टू सीज बीस कैपिटल। ये 60 लाया, ये 16 लाया, देखिए 10 में 60 आ गए, 70 में 16 आ गए,
86,000। यहाँ तक क्लियर हो बेटे। दूसरी तरफ आप सी को पे करोगे, तो ये पे करोगे तो टू कैश। तो जब सी कैपिटल में टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाई सीज कैपिटल अकाउंट। ठीक है बेटा, ये भी पे हो गया। और एक ओवरड्राफ्ट, बैंक डेबिट टू कैश, तो कैश में क्या लिखेंगे, बाई बैंक। क्या लिखेंगे, बाई बैंक। लीजिए, अब मेरा टोटल कितना होता है, 86। 86 में से 60 और 20 80 चला गया, तो अपने आप ही नहीं बैलेंस कितना बच गया बेटे, 6,000। कितना बचा, 6,000। तो ये 6,000 रुपया, बस ये तो समझा रहा। ठीक है, देखा। और कैपिटल भी दोनों की भविष्य में 5/3 में हो गई, बैंक ओवरड्राफ्ट की पेमेंट हो गई, कैश में हमारे पास सिर्फ 6,000 बच गया, और साथ में सी की पेमेंट भी हो। तो सिर्फ इसमें यही चीज सिखाई है, जो पिछले क्वेश्चन से अगर किसी को समझ में ना आया तो इतना ही सिखाया मैंने कि सब जोड़ लीजिए जो जो चाहिए। अगर कहे ना एक आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है वो भी देने हैं, अच्छा जी वो भी, बस। ओके, और अब हम एक लास्ट और पॉइंट चल रहे हैं इसी टॉपिक में, उसके बाद यहाँ तक करके फिर नेक्स्ट लेक्चर में वो ये है बेटे, हिडन गुडविल। देखिए, कभी कभी ना ऐसा हो जाता है कि जैसे अभी मैंने कितना कहा था, उसकी कैपिटल कितनी थी, 60,000। वैसे तो मैंने ऑल एडजस्टमेंट के बाद, है ना, चलो कम कर, मान लेते हैं कि इसकी कैपिटल 50 थी, किसकी, सी, सी कैपिटल बिफोर गुडविल, गुडविल देने से पहले 50 थी। अब अभी तक तो क्वेश्चन में या तो गुडविल देता था, टोटल फर्म की गुडविल इतनी है उसके हिसाब से हम उसका निकाल लेते थे, या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ता था। 3 मेथड थे ना, एवरेज, सुपर प्रॉफिट या कैपिटलाइजेशन मेथड, उनमें से किसी से टोटल गुडविल निकाले पड़ती। ओके, चलो मैं बेटा एक बात मानो, मान लेते हैं कि एक ही साल हुआ था बिजनेस को, और सी अपने घर जाने लगा, भाई मुझे तो आपके साथ पसंद नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं तो सॉरी, मैं नहीं कह सकता। तो अब बताइए, पहला एवरेज प्रॉफिट मेथड कैसे लगाओगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट मेथड कहता है पिछले 3 वर्षों के लाभों के आधार पर। अरे जब पीछे 3 वर्ष है ही नहीं, तो पिछले वर्षों का लाभ कैसे लगाओगे, होगी दिक्कत। सुपर प्रॉफिट में भी वही बात है, सुपर प्रॉफिट जब आज तक पहले हमारे पिछले प्रॉफिट ही नहीं आए तो हम कैसे करें, वो भी प्रॉब्लम आ गई, और वो भी कैपिटलाइजेशन। तो आगे ना समस्या, तो मतलब एक सिचुएशन बनाइए कि ऐसा भी हो सकता है, तो बेटा क्या करें। भाई ये जा रहा है, कहता है जी मेरी गुडविल तो बनती है, क्योंकि मैंने नाम को बनवाया संस्था का, ऐसी बात तो नहीं कि नहीं बना, लेकिन मैं आपके साथ नहीं रहना चाहता, या कुछ और है, या मुझे यहाँ से शिफ्ट करना है, तो भाई मुझे गुडविल दो। आप बोले यार कैसे दे, बोले देख लो कैसे दो, कुछ तो दो। बोले चलो यार इसको 10,000 छोड़ो, या इसको टोटल 60 दे दो, एक ही बात होगी, टोटल 60 पे, टोटल पे 60,000, इसको 60 दो। उसका बनता 50 है, उसको देने को आप 60 तैयार हो गए, 10 फालतू भी ले रहे, गुडविल। तो ये इसे हिडन गुडविल, कैसे छुपा हो, छुपी हुई, ठीक है। कैसे कि जितना उसकी कैपिटल बनती है, अगर आप उससे उसको फालतू देने को तैयार हो गए कि चलो दो यार, 10,000 फालतू देके नक्की, हिसाब किताब खत्म, चलो कोई बात नहीं, 2,000 ऊपर हो गया होगा, 2,000 नीचे हो गया, कोई बात होता है ना, ऐसा होता है कि नहीं। तो ऐसा करके 10,000 गुडविल है, लेकिन ये पूरी फर्म की नहीं, क्योंकि जब 10,000 तो इसी को दे रहे हो, तो इसका मतलब फर्म की नहीं है। तो यहाँ पर सी को जो गुडविल मिली टू सीज कैपिटल 10,000 रुपए, और इसे कौन भुगतेगा, ए और बी, कौन सी रेशियो में, गेनिंग रेशियो। अब वो गेनिंग तो जो भी आएगी, मान लेता हूँ बराबर आएगी, तो 5-5 भुगतेंगे, ठीक है। और अगर कुछ और कम ज्यादा होगी तो बस गेनिंग रेशियो। ठीक है बेटे, मुझे लगता है यहाँ तक टॉपिक बहुत है, और अब अगले लेक्चर में करेंगे। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं, और अपना ध्यान भी रखें, यानी लॉकडाउन से सुरक्षित भी रहें, और पढ़ाई को तो विशेष ध्यान दें। ये याद रखें बच्चे, जब कभी लॉकडाउन खुलेगा, उसके बाद जब हम क्लासेस लगाएंगे, तो शायद हम लेट हो जाएंगे, तब हम ये कोर्स नहीं करवा पाएंगे।
और अगर मान लेते हैं करवाने भी लगे, आपको क्या लगता है इतनी स्लो स्पीड से करवा सकते हैं? संभव ही नहीं। इसलिए जितना अच्छा अभी समझ में आ जाए बाद की उम्मीद मत करना। सिर्फ बाद में आपके टेस्ट लिए जा सकते हैं, आपका रिवीजन करवाया जा सकता है, लेकिन इतने धीरे धीरे एक्सप्लेन हो ही नहीं सकता। या तो ये छूटेगा या वो छूटेगा। इसलिए मेरा कहना है कि आप अभी से तैयारी करके चले। ओके, और ये भी नहीं पता कि अभी कितने लंबे समय तक ये स्थिति चलेगी। ओके, बाय बाय, फिर